गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 43। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये देखिए हमारा रिएक्शन है मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हम इसको एक्टिविटी 3.11 से देखते हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड द पोटेशियम अगेन। इफ द सैंपल आर टर्नेस्ट रब देम क्लीन विथ सैंडपेपर। देखिए हम कुछ सैंपल्स लेंगे मेटल के पोटेशियम और सोडियम छोड़ के। पोटेशियम और सोडियम क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आप इनको रूम टेम्परेचर में ही रख देंगे तो ये बर्निंग करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई एक्सीडेंट ना हो, कैच फायर ना हो, इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को अवॉइड करते हैं इन रिएक्टिविटी में। पुट द सैंपल सेपरेटली। और अगर उनकी जो सरफेस है मेटल की हमको शाइनी नहीं लग रही है तो सैंड पेपर से हम उनको साफ कर देंगे ताकि उनमें शाइनिंग सरफेस आ जाए। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर ड्रिप इन द एसिड। Observe the rate of the formation of the bubbles carefully. Which metals reacted vigorously with diluted hydrochloric acid? Which metal did you record the highest temperature? Arrange the metal in the decreasing order of reactivity with diluted acid. हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स लेंगे मेटल्स के और उनको टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रख देंगे जिसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब उसमें हम थर्मामीटर डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद ऐसा डालेंगे जो थर्मामीटर का बल्ब होता है इधर वो टेस्ट ट्यूब में वहां पर क्या हो डिप रहे एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसका जो बल्ब रहे डिप रहे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने बबल्स उसमें बन रहे हैं, किसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ तो हमको किसमें हीट निकलेगी तो टेम्परेचर राइज होगा। तो हम थर्मामीटर से पता कर लेंगे कि किसका टेम्परेचर राइज हुआ कि नहीं हुआ है। इसके बाद हम डिक्रीजिंग कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, कौन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कौन कम रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उनमें अलग अलग मेटल के सैंपल डाले। जब हमने मेटल के सैंपल डाल दिए तो उसके बाद उनमें थर्मामीटर डाल देंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जब हम उसमें देखेंगे बबल्स बनने लगे, जब ये बबल्स बनने लगेंगे तो हम उसको देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कौन कम रिएक्ट कर रहा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक and iron with diluted hydrochloric acid. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO3. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 नाइट्रिक एसिड टू evolve हाइड्रोजन गैस। अभी हमने जैसे ये रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अगर हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा, वाटर। जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिलेगी ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। इसीलिए हमको हाइड्रोजन गैस अलग से नहीं मिलती है। अगर हम इस और खुद नाइट्रिक एसिड किस में बदल जाएगा, या तो NO2 में नाइट्रोजन ऑक्साइड, Na2O, NO या NO3 में। मतलब नाइट्रिक एसिड कहीं भी किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा,
उसको अगर हाइड्रोजन मिल गई तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी नहीं और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है और NO3 भी होता है। बट लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज से जब वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये हमको एक अलग इसको एक्सेप्शन है, इसको हम याद करेंगे कि नाइट्रिक एसिड सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर बना लेता है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of the formation of the bubbles was the fastest in the case of the magnesium. The reaction was also the most exothermic. In this case, the reactivity decreased in the order magnesium, aluminium, zinc, ferrous. In the case of the copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with diluted hydrochloric acid. हमने यहाँ पर देखा एक्टिविटी 3.11 में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बबल्स बन रहे थे। किसमें बबल्स सबसे जल्दी बन रहे थे, मैग्नीशियम में। सबसे फास्टेस्ट बबल्स बन रहे थे मैग्नीशियम में, और सबसे कम बबल्स, सबसे देर से बबल्स बने थे हमारे फेरस में। और ये एक्सोथर्मिक थी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा हीट निकली थी। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व हो, तो सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व हुई थी मैग्नीशियम के साथ और बबल्स भी बहुत जल्दी निकले थे। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर बनाए, मतलब सबसे ज्यादा कौन करेगा, फिर कम, फिर कम कम, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर फेरस है। मतलब फेरस सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा, सबसे नीचे आएगा, और मैग्नीशियम हमारा सबसे ऊपर आएगा, और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। इसके अलावा कॉपर्स में बबल्स बनेंगे ही नहीं और टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। मतलब कॉपर जो होता है डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फेरस सबसे कम रिएक्टिव और कॉपर तो रिएक्ट करेगा ही। अब हम एक नए रिएक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया लैटिन का वर्ड है, एक्वा मतलब होता है रॉयल, ठीक है। एक्वारेजिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इज अ freshly prepared mixture of the concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold, even thought neither of these acids can do so alone. Aquaresia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. एक्वारेजिया का मतलब होता है रॉयल वाटर। इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक का रेशियो 3 रहता है और नाइट्रिक एसिड का में 1, मतलब अगर 3 ग्राम अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो 1 ग्राम हम क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो 3:1 रेशियो में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है, दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। इसको हम ये हमारा गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये ना तो एसिड है, इवन थो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, ये अकेले काम नहीं करता। एक्वारेजिया बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। ये फ्यूमिंग लिक्विड है, ये ऐसा लिक्विड है जो कि हमारा गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। मतलब गोल्ड और प्लैटिनम में अगर इसको डाल देंगे तो उनको क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व कर देगा। तो हमारा एक्वारेजिया किससे बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनमें रेशियो कितना रहेगा, 3:1 का। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट। अब हमारा मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेगा, उसके सोल्यूशन से। मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन से मेटल हमारा कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम देखते हैं 3.12 एक्टिविटी 3.12। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल
Put the copper wire in a solution of the iron sulfate and the iron nail in a solution of the copper sulfate taken in the test tube. Record your observation after 20 minutes. हम कॉपर का वायर लेंगे और आयरन की नेल लेंगे। कॉपर की वायर को हम आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे। कॉपर वायर को आयरन सल्फेट की सोल्यूशन में डाल देंगे और आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे। मतलब कॉपर को आयरन सल्फेट में और फेरस को मतलब आयरन की नेल को हम कॉपर सल्फेट में डाल देंगे। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए, ये हमने किया, ये कॉपर सल्फेट है और ये हमारा आयरन सल्फेट है। In which test tube did you find that a reaction has occurred? On what basis can you say that a reaction has actually taken place? Can you correlate your observation for the activity 3.1, 3.10, 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of the reaction. अब हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमको क्या क्या रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। ये देखिए, हमने अब हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, ये दो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये देखिए, इसमें कॉपर सल्फेट था, इसमें आयरन सल्फेट था। हमने इसमें आयरन की नेल डाली और इसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर का वायर। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इनको रख देते हैं। तो इसके बाद ये देखिए, हमने थ्रेड से इनको हैंग कर दिया और कॉर्क से बंद कर दिया। Reactive metals can displace less reactive metal from their compound in solution or molten iron form. We have seen in the previous section that all metals are not equally reactive. We checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acid, but all metals do not react with these reagents. So we were not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in the chapter 1 give better evidence about the reactivity of the metal. It is simple and easy. If metal are displaced, metal B from the solution, it is more reactive than B. देखिए, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। अब कैसे डिस्प्लेस करेंगे ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हर मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होता, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। इनको रिएक्टिविटी हम ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ हम कंपेयर करेंगे। लेकिन सारे मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी देते हैं, कोई ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, कोई कम रिएक्ट देता है। अब हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सारे मेटल को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं मेटल वो मोर रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे आते हैं, अप में आएंगे, वो हमारे मोर रिएक्टिव होंगे और जो डाउन में होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए, मेटल को जब हम सॉल्ट सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन, ये देखिए मेटल ए था और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी था, तो ए यहाँ बी की जगह जुड़ जाएगा और हमारा बी अलग हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, यहाँ पर ए जुड़ गया और मेटल भी अलग हो गया। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये हमारा इस तरह से, यहाँ पर देखिए, जब हम कॉपर सल्फेट में यहाँ पे आयरन नेल डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए आयरन नेल में हमने क्या डाला, आयरन नेल को किस में डाला, कॉपर सल्फेट में। विच मेटल, कॉपर या आयरन, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा, ये देखिए, ये हमारा कॉपर बाद में आ रहा है और आयरन पहले आ रहा है, मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। द रिएक्टिविटी सीरीज,
The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. After performing displacement experiment known as the reactivity or reactivity series has been developed. देखिए ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम आता है, पोटेशियम फिर सोडियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। यहाँ से जो नीचे आएंगे देखो लीस्ट रिएक्टिव है, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डाउन जाते जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव हमको मेटल्स मिलते जाएंगे।